Hello, everybody. This is Danish, and today we are going to continue our lecture series on right to freedom of religion. So, I'm going to start this lecture with one of the quote by the famous stand-up comedian Zakir Khan, and the quote is, "तहजीब से हिंदू, परवरिश से मुसलमान हूँ, गंगा में वजू करता मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ." This is the beautiful line that shows the diversity and the Ganga Jamuni Tehzeeb that India upholds for. So let's start our lecture for today, that is right to freedom of religion. Sir, सबसे पहली बात कि right to freedom of religion is given in the part 3 of the Indian Constitution from Article 25 to Article 28. So basically we are going to see in detail about Article 25, Article 26, Article 27 and Article 28. What all things that we are going to cover? पहले तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में देखेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के बारे में देखेंगे बाय द सुप्रीम कोर्ट थ्रू वेरियस केसेस एंड जजमेंट्स, एंड फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि उसका और किस सेंस में एप्लीकेशन हो सकता है या किस सेंस में उसका इंटरप्रिटेशन किया गया है। ठीक है सर। तो इन पूरे फंडामेंटल राइट का ये जो सेक्शन है, इसको पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो इज व्हाट इज रिलीजन। ये रिलीजन होता क्या है? तो रिलीजन इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग एंड इट हैज वाइडर इंटरप्रिटेशन। तो हम लोग कुछ फिलोसोफर के सब जब पढ़ते हैं, जैसे कि इमैनुअल कांट को, जर्मन फिलोसोफर, तो उन्होंने बताया कि रिलीजन एज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ आवर ऑब्लिगेशन एज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन सोर्सेस। ठीक है। दूसरा है मिल्टन यंगर, एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये बोलते हैं कि रिलीजन एक सेट ऑफ बिलीव्स है और रिचुअल्स है जो कम्युनिटी इस्तेमाल करता है टू ग्रैपल विद द लाइफ्स मोस्ट प्रोफाउंड क्वेश्चन। तो ब्रॉडली अगर हम लोग समझा जाए तो ये है कि कुछ चीज एक डिवाइन है, द सोर्स ऑफ ह्यूमन, द सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, द लाइफ एंड द डेथ, ऑल दिस थिंग्स, राइट? हु इज द कंट्रोलर ऑफ द सेम? दैट डिविनिटी, दैट बिलीफ एंड दैट रिचुअल इज वॉट इज टॉक्ड अबाउट एज अ पार्ट ऑफ रिलीजन। लेकिन इन जनरल रिलीजन का मतलब, जो धर्म का मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं रिलीजन, दैट इज नॉट द रिलीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। धर्म इन जनरल मीन्स ड्यूटी, दैट इज क्या कर्म आप करते हैं, दैट इज योर धर्म। ठीक है, ड्यूटी को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस रिलीजन की बात की गई है वो एक रिलीजन जो कि एक पर्सनल बिलीफ या रिचुअल्स होता है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या रिलीजन शब्द को इस्तेमाल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। डेफिनेटली सर, ये आर्टिकल 25, 26 और 28 तक हमें कई जगह पे रिलीजियस या रिलीजन शब्द का इस्तेमाल होता हुआ दिखता है। लेकिन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइनिंग द टर्म रिलीजन? नो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ऑफर अ स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर द टर्म रिलीजन एंड द मैटर्स ऑफ रिलीजन। इंस्टेड ये छोड़ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को के हिस्से में, उनके विजडम पे, कि आप एस्टेब्लिश कीजिए कि इसका लीगल इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए। ठीक है सर। अब देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 स्टार्ट करते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे रिलीजन का, तो सोचिए कि इंडिया एक ऐसा कल्चर है, एक होमोजीनियस कल्चर है, जहाँ अलग अलग धर्म के लोग एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग एग्जिस्ट करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एवरीवन, है ना। अब ये जो है एक एसिमिलेशन हो, सब लोग एक साथ ब्रदरहुड के साथ रह पाएं, इन प्रोविजंस को अपहोल्ड करने के लिए, इस स्पिरिट को बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड किया है। ठीक है सर। तो उन सेफगार्ड को पहले हम देखेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या होता है, क्या सेक्युलरिज्म हमारा और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो सेम होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब एट द इंडिविजुअल लेवल आपको, मुझे और हर एक इंसान को आई हैव द राइट कि क्या कंसाइंस मेरा होना चाहिए, क्या मेरा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, मैं किसको मानता हूँ, दैट इज कंप्लीटली अ माई पर्सनल चॉइस। तो यही बोला गया है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि मैं अंतर्मन से किसे पूजना चाहता हूँ, मानना चाहता हूँ, किसे फॉलो करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इट इज कंप्लीटली a personal discretion. Even if you don't want to be in any religion, like you want to be an atheist, that is also completely protected in the article 25. ठीक है सर। इसीलिए टर्म कंसाइंस का यूज किया गया है। अब एक चीज जो गौर करने वाली है इस आर्टिकल में, वो ये है कि आप अपना जब प्रोफेस कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं रिलीजन को, तो उस रिलीजन को प्रैक्टिस करने में भी आपको कुछ बाउंड्रीज डिफाइंड है। यू हैव नॉट टू गो बियॉन्ड दैट बाउंड्री। ठीक है।
जैसे कि अगर आप अपने रिलीजन को प्रोफेस करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए अगर पब्लिक ऑर्डर को, मोरालिटी को या हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, देन द स्टेट इज बाउंड टू एक्चुअली कर्ब दैट फ्रीडम। ठीक है सर, इसका मतलब ये जो फ्रीडम है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्टेड टू सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, दैट इज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। याद रखेंगे सर, बिल्कुल। लेकिन आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट गिव अ वेरी फोकस ऑन दिस टर्म टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। सर आप इस बात पे इतनी गौर क्यों कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर के बाद जब आर्टिकल 26 पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला पार्ट उसमें मिसिंग है। हालांकि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ वहां भी है, लेकिन ये जो थर्ड पार्ट है, टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, वो वहां पे मिसिंग है। और क्यों मिसिंग है, क्या प्रोविजन है, वो तो हम लोग देखेंगे। बट एट दिस इंस्टेंस आई वांट यू ऑल टू फोकस ऑन दिस टर्म की पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अगर वो कॉन्ट्ररी है तो इट कैन बी वेल बेसिकली इन्फ्रिंज्ड और कर्ब्ड। फिर बोल रहा है कि कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे कि स्टेट को बोला गया है कि आप रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद अ रिलीजियस प्रैक्टिस। लाइक स्टेट जो है वो डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी रिलीजन को, बट द स्टेट विल हैव सम सॉर्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी टू रेगुलेट द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड द पॉलिटिकल एंड सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद दैट प्रैक्टिस। और ये भी पार्ट बी भी आप याद रखिएगा कि प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल द क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। ठीक है सर। तो अगर कोई सोशल वेलफेयर करना है या कोई रिफॉर्म करना है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रिलीजियस रिफॉर्म भी कई सारे होते आ रहे हैं विद टाइम, विद कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं ये भी ओपन अप है कि सरकार कर सकती है, राइट। तो ये रिफॉर्म्स करने में टर्म जो किया गया है ये हिंदू, इट डज नॉट मीन कि ओनली हिंदू एज सच एज ए रिलीजन, इसमें सिख, जैन ये लोग भी शामिल होते हैं। ठीक है। अब अगर इसको इंटरप्रेट किया जाए तो सबसे पहले सर आप इसको गौर से देखिए, इसमें लिखा है कि कहीं भी ये नहीं लिखा है सिटीजन, इसमें बात की गई है एज अ पर्सन की। तो पर्सन की जब बात की गई है, इट मीन्स इट इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन एंड द नॉन सिटीजन। फिर ये गारंटी करता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को गारंटी करता है। ठीक है सर। दूसरी बात याद रखिएगा कि रिचुअल्स को भी और प्रैक्टिसेस को भी, है ना, जो कर्मकांड होता है, जो प्रैक्टिसेस होते हैं, उन सब को प्रोटेक्शन करता है, कवर करता है इस आर्टिकल में। लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग योर रिलीजन यू आर नॉट अलाउड, और प्रोपागेटिंग योर रिलीजन यू आर नॉट अलाउड टू फोर्सिबली कन्वर्ट एनीवन, कि आपको जबरदस्ती तलवार की नोक पे या जबरदस्ती फोर्सफुली आपको कन्वर्जन करवाना इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। ठीक है। स्टेट कैन रेगुलेट दीज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, स्टेट जो है सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म प्रोवाइड करवा सकता है। तो सर ब्रॉडली मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे कोई रिलीजन प्रैक्टिस करना है तो मुझे पूरी तरह से आज़ादी है कि मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जिसमें हम लोगों ने मोरालिटी, हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर देखा। और सर अगर इन चीज़ों को मैं नज़र पे रख के मैं अपने रिलीजन को जिस तरह से चाहूँ फॉलो करूँ, जिस तरह से चाहूँ प्रोफेस करूँ और प्रोपागेट कर सकता हूँ। ठीक है सर। तो इन टर्म को यूज रखिएगा, याद रखिएगा, इनको यूज कर सकते हैं आप डायरेक्टली मेंस में, एंड दैट विल गिव यू बेटर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि सेक्युलरिज्म क्या होता है सर, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, और क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, क्या हमारा देश सेक्युलर है। तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखते हैं तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म सेक्युलरिज्म इज नॉट एट ऑल मेंशन। लेकिन जब हमारे पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है तो उसमें 3 वर्ड ऐड होते हैं, एक होता है सोशलिस्ट, एक होता है सेक्युलरिज्म और एक होता है इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट को कब ऐड किया गया सर? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में बेसिकली ऐड किया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा पहले। ठीक है। इन जनरल सेक्युलरिज्म का जो मीनिंग लिया जाता है कि स्टेट और रिलीजन जो है वो अलग अलग एंटिटी होती हैं। ठीक। ये दोनों का अफेयर जो होता है वो एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, जैसे इंडिया का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है वो काफी पॉजिटिव इन्फोर्समेंट ऑफ सेक्युलरिज्म है। वहीं जब हम लोग यूरोपियंस में, वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं तो वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन है। तो सबसे पहले हम लोग अपना इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट एंड द न्यूट्रलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजियस बिलीफ। मतलब क्या हुआ कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कहीं कहीं अभी जब आर्टिकल 25 हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्टेट को दी गई थी कि आप इंटरफेयर कर सकते हैं।
डेफिनेटली अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ब्रीच होगा, अगर एक वेलफेयरिज्म को प्रमोट करना है, तो इन दैट केस स्टेट कैन इंटरफेयर। इसीलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच या वॉचफुल एम्बीवेलेंस। मतलब स्टेट वैसे तो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करेगा, लेकिन जैसे देखिएगा कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स ऑफ अदर्स हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है इन जनरल सोसाइटी में, तो स्टेट विल कम टू एक्शन, बोलेगा कि नो, this religious action or religious ritual is creating injustice in the society. We will see so many examples for the same, including the triple talaq case, including the Sabrimala case, and many others. तो ब्रॉडली हमारा दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। एक है धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन। दूसरा है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, जो का मतलब होता है सर्वधर्म समभाव, वी विल रिस्पेक्ट ईच रिलीजन। तो स्टेट विल रिस्पेक्ट ईच रिलीजन एंड विल नॉट बी बायस्ड अगेंस्ट एनीवन, विल नॉट बी फॉलोइंग द रिचुअल्स ऑफ एनी वन रिलीजन, द स्टेट विल नॉट हैव एनी वन रिलीजन। ठीक है सर, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इंडिया का। एग्जाम में खास करके मेंस में हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कंपेयर कीजिए इंडियन और वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म को। तो इसको आप इसको एकदम याद कर लीजिए और समझ लीजिए कि किस तरह से है इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। इंडियन फॉर्म सेक्युलरिज्म जैसे हम लोगों ने बताया कि एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, हम लोग सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट करते हैं, वी आर नॉट एंटी टू एनी रिलीजन, बट द स्टेट विल नॉट हैव एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन। वही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो बोलता है कि एक कंप्लीट सेपरेशन, बिल्कुल एकदम किसी एकदम मतलब नहीं है स्टेट को रिलीजन से, तो बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नॉट अलाउड इन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है पार्शियल फाइनेंशियल सपोर्ट भी फॉर द रिलीजियस स्कूल एज वेल एज फाइनेंसिंग ऑफ द रिलीजियस बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द स्टेट। The state cannot give financial support to the educational institution run by the religious communities। ठीक है सर, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में है कि वहां पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है। और लास्टली जब आप देखिएगा कि इंडियन सेक्युलरिज्म इज कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजन रिफॉर्म, कि रिलीजियस रिफॉर्म को सपोर्ट करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट आया, उसमें देखा गया कि एक प्रैक्टिस है जो कि बेसिकली इनजस्टिस क्रिएट कर रहा है टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड उसको ये भी देखा गया कि अगर उसको एबॉलिश किया जाता है तो क्या रिलीजन का कोई एसेंस, जो इंपॉर्टेंट एसेंस है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। इन दैट केस द स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म इज अलाउड इन इंडिया। लेकिन वही जब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वहाँ पे कोई प्लेस फॉर आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म नहीं है। सो इन जनरल कंप्लीट सेपरेशन है, और यहाँ पे प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच या वॉचफुल एम्बिवेलेंस का कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक है सर, अब केसेस कुछ देखते हैं जो कि आर्टिकल 25 या रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बेसिस पे है। सबसे पहले एस आर बोमाई वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1994। अभी कुछ वक्त पहले हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे एक लेक्चर समझा था, राइट? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या हमारा मूल ढांचा होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एस आर बोमाई जो जजमेंट था उसमें इस चीज़ को बताया गया कि सेक्युलरिज्म जो है वो एक बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट मीन्स इट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड। इसको आप हटा नहीं सकते हैं सेक्युलर फीचर को इंडिया का। ठीक है सर, तो ये इंटैक्ट रहेगा। दूसरा है एक रेव स्टैनिस्लॉस वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें बोला क्या गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि प्रोपागेट कीजिए आप रिलीजन, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरी आजादी है, डज नॉट ग्रांट द राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वन रिलीजन टू अनदर। मतलब आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करने का राइट या आपको कन्वर्जन का राइट नहीं देता है ये आर्टिकल, आर्टिकल 25। फिर एक आनंद मर्गी केस है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोला कि जो तांडव होता है, तांडव डांस, जो ह्यूमन स्कल्स के साथ या लीथल वेपन्स के साथ होता है पब्लिक बेसिस में, वो एसेंशियल रिलीजियस राइट या प्रैक्टिस नहीं है। अब सर ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होता है? तो जब भी रिलीजन में इंटरफेयर करना की जरूरत पड़ती है स्टेट को, तो स्टेट के साथ प्रॉब्लम यह आया कि किस एक्सटेंट तक जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया एक डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, जिसका डिस्कशन हम लोग थोड़ी देर बाद डिटेल में करने वाले हैं। यहाँ पे ये टर्म आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि द स्टेट को सिर्फ पावर इतना ही दिया गया है एज पर सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट कि अगर जो चीज essential part of the religion नहीं है and it is against the natural justice, or you can say it is creating injustice in the society, then that particular thing can be repealed or abrogated from that particular religious practices, and government or the state is allowed to do that. That is not anti-religion activity, and that is also not against the secular character or the nature of the country। ठीक है सर, फिर जो अगला केस है वो है एथिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 92 का।
इसमें बोला कि कोकोनट को फोड़ते हैं जैसे हम लोग, या पूजा परफॉर्म करते हैं, या मंत्र चैंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो रिलीजन, अलग अलग रिलीजन का पार्ट है, ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है, राइट। तो ये पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, याद रखिएगा। तो आप अगर बोल रहे हैं कि आप किसी चीज़ का अगर उद्घाटन होता है, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन होता है, जब हम लोग राफेल जेट को लेके आते हैं, सबसे पहले इंडक्शन होता है, तो हम लोग कोकोनट को फोड़ना को, दैट इज नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस, दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है। फिर सर लास्टली हम लोग ये देखेंगे जावेद वर्सेस हरियाणा स्टेट 2003 का केस। इसमें क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मुस्लिम लॉ के अंदर ये परमिट किया जाता है कि आप 4 शादियाँ कर सकते हैं, 4 महिलाएँ रख सकते हैं, राइट? लेकिन डज़ नॉट एनीवेयर मैंडेट इट इज़ ड्यूटी टू फॉर परफॉर्म या फॉर्म फॉर मैरिज। तो 4 शादी करना कहीं मैंडेटरी नहीं है। इट इज़ जस्ट परमिसिबल। समथिंग इज़ परमिसिबल डज़न्ट मीन इट इज़ मैंडेटरी। We have to keep that in mind. The state can make laws in the interest of the social welfare and reform this freedom of religion. तो ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसको स्टेट सोशल वेलफेयर को नज़र पे रखते हुए उस पब्लिक और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में चाहे तो उसको चेंज कर सकती है, एंड दैट इज अलाउड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है सर, याद रखिएगा। डन। तो अभी हम लोगों ने देखा था, एक बात किया था डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी का। तो ये एसेंशियलिटी का डॉक्ट्रिन है क्या? तो वही, टू व्हाट एक्सटेंट द स्टेट कैन इंटरफेयर इन वन रिलीजन। तो एक जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होता है किसी भी रिलीजन का, उसको आप कर्व नहीं कर सकते हैं, उसे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसे आप नहीं हटा सकते हैं। बाकी अगर कोई एक सुपरफिशियल चीज़ें हैं या एक उसके पेरिफेरल चीज़ें हैं, उसको हटाया जा सकता है। जैसे जैसे सबसे पहली बार तो ये देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका दिवाली का फेस्टिवल होता है, तो दिवाली के फेस्टिवल में फायर क्रैकर्स को माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इट इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस। तो उसका जो फायर क्रैकर का पोस्टिंग है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना, या उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नज़र पर रखते हुए, मोरालिटी और हेल्थ को कंसर्न में रखते हुए अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लाया जाता है, दैट इज़ नॉट अगेंस्ट द आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह के अगर काउ स्लॉटर किया जाता है जो बकर ईद या ईद उल अजहा में होता है, तो बकर ईद में जो काऊ का स्लॉटर होता है, तो काऊ का स्लॉटर इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन। तो इट कैन बी एक्चुअली कर्ब्ड बाय द स्टेट अगर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक है, एंड इट इज इन कॉन्सोनेंस विद द नेशंस आइडिया है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी सबसे पहले आया था सिरोर मठ केस में। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि रिलीजन वुड इंक्लूड दोज रिचुअल्स दैट आर इंटीग्रल टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो कोई एक रिचुअल जो रिलीजन के इंपॉर्टेंट अभंग हिस्सा है ना, इंटीग्रल पार्ट है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इट। बाकी चीजें चेंज की जा सकती हैं। दूसरा, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, इसमें वही बताया गया कि काउ सैक्रिफाइस ऑन बकर ईद वाज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। ठीक है सर। फिर अगला आप केस, ये सब केस याद रखिएगा आपको, अगर इसमें से आप 2-3 भी कोट करते हैं एग्जाम में, डेफिनेटली आपका जो मार्क्स होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि बाकी के कॉपी से आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के पास। फिर है दरगाह कमेटी वर्सेस अजमेर का वर्सेस था सैयद हुसैन अली। इसमें क्या बोलता है कोर्ट, दैट रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो एसेंशियल है रिलीजन का आर प्रोटेक्टेड, लेकिन सारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, सिर्फ एसेंशियल वाले जो है वो प्रोटेक्टेड हैं एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, सारे नहीं। ठीक है सर। वैसे ही सायरा बानो केस जो हम लोग देखते हैं, ट्रिपल तलाक का केस था, उसमें बोला गया था, जो हम लोग देखते हैं 2017 के जजमेंट में, कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल बनाया गया। ठीक है, यानी कि अगर इंस्टेंट आप 3 बार तलाक बोलते हैं, तो दैट इज नॉट परमिसिबल एंड इलीगल एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड द पर्सनल लॉ मस्ट पास द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड जेंडर जस्टिस टेस्ट। ठीक है ना, तो अगर कोई पर्सनल लॉ है या पर्सनल रेगुलेशंस हैं, उसके तहत कुछ चीज़ें गवर्न हो रही हैं, तो उसको भी इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बात करता है या दिशा निर्देश देता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। फिर साबरीमाला केस बड़ा ही फेमस। इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड अयप्पा के जो फॉलोअर हैं साबरीमाला टेम्पल में, जो फर्टाइल वुमेन होती हैं, जो मेंस्ट्रुएटिंग जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, उस एज ग्रुप वाली लड़कियों को अलाउड नहीं करते हैं, परमिसेबल नहीं है बोलते हैं। और इस केस में ये बोला गया कि क्यों है सर ऐसा, ऐसा क्यों है पॉसिबल, इज इट नॉट अगेंस्ट राइट टू इक्वलिटी कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को आउट ऑफ रिलीजियस प्लेस कर रहे हैं परमानेंटली। तो ये केस बहुत लंबा चला, और प्रेजेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस ये बताया है कि ये प्रैक्टिस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अपहेल्ड किया है राइट ऑफ वुमेन टू इक्वलिटी ऑफ एक्सेस टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है सर, तो इसको याद रखिएगा। अब इसी को सबरीमाला को मैं आगे में फिर एक दो बार रेफरेंस में लूंगा, आप इसको अभी याद में रखिएगा बस कि ये केस कब आया था 2018 में, और क्या था बेसिक एसेंस। अब चलिए, ये हुआ आर्टिकल 25 कंप्लीट। अब आते हैं 26 में।
तो जैसा कि हमने बताया कि जो आर्टिकल 25 था वो बेसिकली पर्सनल लेवल पे एक पर्सनल रिलीजन की बात करता है कि मैं मेरा कंसाइंस क्या होगा, मैं क्या फॉलो करना चाहता हूँ। आर्टिकल 26 जो है वो पर्सनल की बात नहीं करता है, ये एक रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करता है। ठीक है, कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास क्या क्या राइट्स हैं वो एस्टैब्लिश कर सकता है और मेंटेन कर सकता है इंस्टीट्यूशन को फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। अपना खुद का अफेयर जो है वो मैनेज कर सकता है रिलीजन के मैटर्स में, और कोई भी चल या अचल यानी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को अक्वायर या ओन कर सकता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी का एक्वायर करेगा मूवेबल इमूवेबल, उसका एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द लॉ होना चाहिए। ठीक है सर, तो उसका रिलीजियस मैटर में वो बिल्कुल स्वतंत्र है अपने हिसाब से करने के लिए, लेकिन जो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट होगा दैट शुड बी एज पर द लॉ। ठीक है सर, ओके। अब इसको याद रखिएगा, जो मैं उस टाइम भी बोला था कि आर्टिकल 25 का जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन था उसमें पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है एंड हेल्थ है। ठीक, उसमें था इसके अलावा अदर पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर फंडामेंटल राइट के किसी और पार्ट को भी अगर वायलेट करता है तो दैट विल बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 25, लेकिन वो चीज आर्टिकल 26 में मिसिंग है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन वाले लोग हैं दे कैन स्टार्ट सेइंग कि अगर राइट टू इक्वलिटी को मैं ब्रीच करूंगा तो दैट इज अलाउड, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, आर्टिकल 14 का पार्ट है। लेकिन मेरे जो क्लॉज है उसमें कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं कि आप अदर पार्ट ऑफ अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना है, तो हम लोग वायलेट कर सकते हैं। बेसिकली दिस वाज एग्जैक्टली द स्टैंड दैट दे गेव, दे मतलब साबरीमाला की इसमें जो पार्टी थी, लॉर्ड अयप्पा के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने यही प्रपोजल दिया। बोला कि जो साबरीमाला जो ये केस था उसमें बोला गया कि लॉर्ड अयप्पा जो है उनको एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के तौर पे समझा जाना चाहिए, और रिलीजियस डिनोमिनेशन में चूंकि ये पार्ट 3 वाला प्रोविजन नहीं है, सो ये जो डिनोमिनेशन है दे कैन एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि महिलाओं को अगर वो आने से मना करते हैं तो वो अलाउ कर सकते हैं, उन्होंने इसका रेफरेंस देते हुए कहा आर्टिकल 26 का। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे आर्टिकल 26 का रिलीजियस डिनोमिनेशन मानने से इनकार किया, एंड डेफिनेटली जो हम लोग देखते हैं कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। ठीक है सर, इसलिए मैं उस टाइम भी आपको बोला था दोनों को रिलेट करके पढ़िए, यू विल गेट क्लैरिटी। अगर आपको डाउट होगा तो फिर से आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, यू विल गेट एवरीथिंग वेरी क्लियर। अब देखिए, रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात जब की जाती है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी ग्रुप एक कॉमन बिलीफ के साथ जब होता है उसको बोला जाता है। ये जो ग्रुप होगा ये कोई एक पर्टिकुलर डॉक्ट्रीन को फॉलो करता होगा, है ना। इनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके बताया है, ठीक है, कि रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए ये चीज होनी पड़ेंगी। तो रामकृष्ण मिशन हो गया, आनंद मरगा हो गया, ये सब कुछ है जो कि रिलीजियस डिनोमिनेशन है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि औरबिंदो सोसाइटी क्या ये है, बिल्कुल नहीं है, नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट किया, बोला कि ये एक डॉक्ट्रीन के बेसिस पे नहीं बना है, राइट। ये एक आइडिया है, एक फिलोसफी है, कॉन्सेप्ट है औरबिंदो सोसाइटी, दैट इज वाई इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है सर। अब देखते हैं आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोलता है कि आपको फ्री, पहले हम लोग बेयर एक्ट पढ़ते हैं, बोल रहा है द फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब स्टेट अगर आपसे कोई टैक्स ले रही है, अगर आप टैक्स पेयर हैं, तो स्टेट टैक्स लेके एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है, एनी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो क्या सर कुछ भी नहीं कर सकती है? नहीं। अगर वो स्टेट से कलेक्टेड टैक्स का इस्तेमाल सरकार ओवरऑल सारे रिलीजन के लिए कर रही है, इन जनरल टोटल पब्लिक के लिए करे, दैट इज कंप्लीटली अलाउड। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर कर रही है, दैट इज नॉट अलाउड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, कोई भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि कोई टैक्स पे करे, है ना। किस बारे में? रिलीजियस टैक्स, है ना। द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो इसका मतलब है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं और आपके पर्टिकुलर मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा को मेंटेन करना है। दैट इज नॉट अलाउड कि स्टेट इस बेसिस पे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन सर हम लोग कई बार जब जाते हैं, जब किसी गुरुद्वारा में या टेम्पल में या कुछ इस तरह का टूरिस्ट प्लेस होता है जो बहुत बड़ा सा होता है, रिलीजियस प्लेस होता है, वहाँ पे तो हम लोग को वो टिकट मांगता है, हम लोग को टिकट पे करना पड़ता है, एक फी मांगता है। डेफिनेटली ये जो टर्म फी है इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि फी एंड टैक्सेस आर नॉट सेम। तो अगर फी का कलेक्शन किया जा रहा है दैट इज अलाउड, और वो फी का कलेक्शन सरकार करके उस एक्चुअली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पेरिफेरल चीजों को मेंटेन करने के लिए कलेक्ट करती है, दैट इज अलाउड। लेकिन वो डायरेक्टली रिलीजन को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है, ये याद रखिएगा। और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फीस एंड द टैक्स। टैक्स का इस्तेमाल बिल्कुल अलाउड नहीं है फॉर पर्टिकुलर रिलीजन, और फीस का इस्तेमाल अगर सरकार कर रही है तो वो करती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पेरिफेरल इशूज रिलेटेड टू दैट रिलीजियस डिनोमिनेशन और द रिलीजन। ठीक है सर। अब देखिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या है
कि ये सबसे पहले रिलीजियस न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है, हाँ, एंड प्रिवेंट करता है पब्लिक फंड को इस्तेमाल करने के लिए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ और इंस्टीट्यूशन। ठीक है सर। जगन्नाथ वर्सेस श्री जगन्नाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उड़ीसा में क्या बोला गया कि द एनुअल कंट्रीब्यूशन फी जो था वो टैक्स नहीं माना जाता है ना, इट इज नॉट अ टैक्स। द पेमेंट वाज डिमांडेड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द कमिश्नर एंड हिज ऑफिस व्हिच वाज सेट अप फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो जैसे मैंने बोला कि पेरिफेरल चीजों को मेंटेन करने के लिए आप कलेक्ट कर सकते हैं फी, दैट इज अलाउड, और फी इज नॉट सेम एज टैक्स। फिर पीएम भार्गव वर्सेस द यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसमें बोला गया कि द टीचिंग ऑफ ज्योतिष विज्ञान की जो पढ़ाई की जाती है यूनिवर्सिटीज में यूजीसी के द्वारा, वो रिलीजियस टीचिंग का पार्ट नहीं है, ये एक सेक्युलर एक्टिविटी माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा, कभी भी ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में, प्रीलिम्स में या कभी मेंस के आंसर में है तो यू कैन कोट दीज एग्जांपल्स। ठीक है, आपको क्लैरिटी के लिए। अब अगर आपको कोई पूछ देता है कि सर हज सब्सिडी दे रहा है, क्या ये अलाउड है, क्या ये अगेंस्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27। क्यों सर? बोल रहा है कि ये एक सब्सिडी है, और सब्सिडी को माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इट इज नॉट अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस। ठीक है, तो ये टैक्स का पार्ट से नहीं है, इस तरह से माना गया। इसीलिए बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर डायरेक्ट टैक्स का डाइवर्जन होता फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस हज, तो उसको अगेंस्ट माना जा सकता था। ठीक है ना, तो इसीलिए बोला गया कि सब्सिडी गिवन इज नॉट वायलेशन ऑफ दिस आर्टिकल। अब आइए लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोल रहा है आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बात करता है ये सर? ये बात करता है कि अगर आप किसी एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को दे रहे हैं तो किस इंस्टीट्यूशन में दे सकते हैं, किस इंस्टीट्यूशन में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरह से स्टेट के फंड से बना हुआ है, सरकारी स्कूल जो है, उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड ही नहीं है, नॉट अलाउड। दूसरा एक्सेप्शन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर ऐसा है जो कि एडमिनिस्टर तो स्टेट के द्वारा किया गया है, but has been established under any endowment or trust which require that religious instruction shall be imparted in such institution। ठीक है, तो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो एडमिनिस्टर तो स्टेट करता है उसको, है ना, गवर्न तो स्टेट करता है, लेकिन उसको किसी एस्टेब्लिश किया गया है इंडोमेंट या किसी ट्रस्ट या एजेंसी के द्वारा, तो उस जगह पे आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड है। ठीक है सर। फिर है नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ स्टेट, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, याद रखिएगा, और रिसीविंग एड, जिसको एड मिलता है मतलब कुछ पैसे मिलते हैं किसी किसी इवेंट पर, नॉट अ परमानेंट की फिक्स पैसा मिलता है, लेकिन कभी कभी सरकार उसको सपोर्ट करती है। शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, दैट मे बी कंडक्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन और इन एनी प्रेमाइसेस अटैच्ड देयर टू, अनलेस सच पर्सन और इफ सच पर्सन इज माइनर हिज गार्जियन हैज गिवन कंसेंट देयर टू। तो ये हम लोगों ने बेयर एक्ट पढ़ा। अब इस बेयर एक्ट को अगर हम लोग इंटरप्रेट करें तो इसमें बेसिकली चार तरह के इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, फोर कैटेगरीज ऑफ एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट। सबसे पहला जो कंप्लीटली होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट है, स्टैब्लिश किया गया है सरकारी स्कूल, वहां पे एजुकेशनल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड नहीं है। दूसरा कैटेगरी हम लोगों ने देखा कि ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया हो या इंडोमेंट के द्वारा बनाया गया हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसका सरकार करती हो, स्टेट करता हो, इन दैट केस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड है, परमिसिबल है। और बाकी के दो जो कैटेगरी हैं, वो बोलता है स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब स्टेट ने उसको रिकॉग्निशन दे रखा है, ठीक है, या एड देता है, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, है ना, बाकी वो है प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट चल रहा है, जैसे डीएवी वगैरह ये सब जो पढ़ता है स्कूल वगैरह। तो इन स्कूल में आपको अलाउड तो है, लेकिन विद कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अगर हम मना कर दें, यानी बच्चा अगर चाहे कि मुझे नहीं करना वो पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस या इंस्ट्रक्शंस को मुझे फॉलो नहीं करना, तो ही इज अलाउड नॉट टू चूज दैट। और अगर वो कोई माइनर बच्चा है तो उस केस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने से पहले पेरेंट्स का कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ये हुआ अपना एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट करने की चार तरह की कैटेगरीज। अब एक केस हुआ है ना, अरुणा रॉय वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में, इस जजमेंट में ये बताया गया कि जो एनसीईआरटी है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये एक वायलेटिव है ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। क्यों? बोला गया कि इट वाज एंटी सेकुलर एंड वुड बी सेट असाइड, तो इसको हटा देना है। सॉरी, मैंने एनसीईआरटी बोल दिया था, एनसीएफएसई। लेकिन कोर्ट ने बोला दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 28 एंड ऑल्सो देयर इज नो प्रोहिबिशन टू स्टडी रिलीजियस फिलोसफी फॉर हैविंग वैल्यू बेस्ड लाइफ इन अ सोसाइटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बीइंग में हमेशा यह समझाने की कोशिश की है कि हम लोगों को ट्रू एसेंस ऑफ द थिंग देखना है, राइट। ट्रू एसेंस का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए सूर्य नमस्कार
का एक प्रोसेस होता है, राइट? तो अगर सूर्य नमस्कार को अगर हम लोग ट्रेडिशन से जोड़ के देखते हैं तो ये एक रिलीजन का पार्ट नहीं है, राइट? वो एक पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर या ट्रेडिशन है। तो इन दैट केस दैट इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एज पार्ट ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई एस्टेब्लिशमेंट बोल दूं कि आपको तिलक लगा के आना ही जरूरी है, कंपलसरी, या आपको मंत्र चैंट करना है, तो दैट कुड बी इम्पोजिशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। तो उसी तरह से इस अरुणा रॉय केस में भी बताया गया कि अगर कोई किताब में रिलीजियस फिलोसफी के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो उस फिलोसफी की पढ़ाई की जा रही है ताकि आपका एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इम्पार्ट किया जाए, है ना? तो इस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए किया गया है। तो इट्स इसका एसेंस यही है। तो वी शुड नॉट टेक इट कि ये एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? तो दैट इज वाई इट इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड इस जजमेंट के बाद। तो दैट्स ऑल, 28 आर्टिकल तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम लोग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में 29 एंड 30 आर्टिकल को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है या क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी जो कि यहाँ पे गिवन है, और हमारा जो टेलीग्राम आईडी दोनों मेंशन है यहाँ पे, ठीक है सर? उसके बाद अगर कोई जनरल डिटेल आपको आईएएस नामा के लेक्चर्स के रिगार्डिंग या जो हमारे एमसीक्यू क्विज वगैरह होते हैं टेलीग्राम चैनल पे, उससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स प्रॉब्लम हो तो आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपने क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं या पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट करके भी बात कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।